नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान केंद्र में। मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं। आइए सर, सबसे पहले चलते हैं हम लोग। आज के सेशन में हम लोग ये पढ़ना चाहेंगे कि द्रव्य की प्रकृति कैसी होती है, उसके कितने वर्गीकरण होते हैं और उनके कितने रूप होते हैं। इन सभी चीज़ों की विस्तृत जानकारी आज के सेशन में हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो ब्रह्मांड है वो मुख्य रूप से दो चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है। पहला द्रव्य और दूसरे उसका ऊर्जा। मतलब द्रव्य का मतलब होता है कि ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती है, जिसका हम अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, जैसे दृष्टि के माध्यम से देख सकते हैं, स्पर्श के माध्यम से हम उसको स्पर्श कर सकते हैं, गंध के माध्यम से उसके सुगंध को हम ले सकते हैं, स्वाद के माध्यम से उसके टेस्ट को ग्रहण कर सकते हैं, और श्रवण के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम सुन सकते हैं। मतलब हमारी चारों ओर में पाए जाने वाली कुछ ऐसे वस्तुएं जिसका उपयोग हम अपने ज्ञानेंद्रियों से, जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, तो ऐसे वस्तुओं को हम द्रव्य का नाम देते हैं। और द्रव्य में जितनी भी क्रियाएं होती है वो उसमें पाए जाने वाली ऊर्जाओं के माध्यम से होती है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी हमारी जो ब्रह्मांड होती है वे दो चीज़ों से मिलकर के ही बनी हुई होती है, एक द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। द्रव्य जो होती है उसको स्वरूप प्रदान करती है, और ऊर्जा जो होती है वो उसमें आने वाले जितने भी क्रियाविधि होती है उन सभी को संचालित करने में सबसे बड़ा योगदान देती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं द्रव्य की प्रकृति के बारे में कि द्रव्य की प्रकृति कैसी होती है, कितने वर्गीकरण में होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखा जाए तो द्रव्य जो होते हैं, जिसको हम लोग मैटर का नाम देते हैं, ये अगर इसका वर्गीकरण करें हम, तो ये दो मुख्य रूप से वर्गीकरण इसका होता है। पहला भौतिक वर्गीकरण के हिसाब से और दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण जो होता है, अगर देखा जाए तो भौतिक वर्गीकरण का मतलब ये होता है कि ऐसे वर्गीकरण जिसको हम भौतिक रूप से स्वयं उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम छू सकते हैं, उसको हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया भौतिक वर्गीकरण। और रासायनिक वर्गीकरण जो कि मुख्य रूप से उसमें पाए जाने वाले कुछ मैटर्स, उसमें जो उसका जो पार्टिकल्स होते हैं उसके हिसाब से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के हिसाब से कितने पदार्थ कितने इस मैटर को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये ठोस है, और दूसरा है द्रव, और तीसरा है गैस। ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों ऐसे स्वरूप होते हैं जो मुख्य रूप से मैटर को, यानी कि द्रव्य को भौतिक रूप से इसको क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया है। तो जो ठोस होता है वो क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानना चाहेंगे। तो ठोस जो पदार्थ होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तु का आकार, आकार मतलब उसका कोई ना कोई आकार होना चाहिए, और उसका आयतन, आयतन, आकार और आयतन, और इसके अलावा उसकी आकृति, उसकी आकृति, ये तीनों के तीनों जब क्या होंगे, निश्चित अगर होंगे, तो उन जैसी पदार्थों को हम कहते हैं ठोस। मतलब अगर ठोस की बात करें तो ठोस का कोई ना कोई एक निश्चित आकार होता है, कोई ना कोई उसका एक निश्चित आयतन होता है, और उसका कोई ना कोई क्या होता है, एक आकृति होता है, जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि वो पदार्थ क्या होती है, ठोस होती है। दूसरा है द्रव, यानी भौतिक वर्गीकरण का दूसरा पार्ट है द्रव, यानी कि द्रव्य को जो है वो दूसरा द्रव के रूप में हम कह सकते हैं। द्रव का मतलब होता है कि ऐसे वस्तु, ऐसे पदार्थ जिसका आकार, आकार और आकृति, आकृति दोनों निश्चित नहीं होते हैं, दोनों निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है, दोनों निश्चित नहीं होते हैं। जबकि आयतन निश्चित होता है। इसका आयतन का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी द्रव जैसे पदार्थ को किसी भी आयतन वाली वस्तु, मतलब कि आयतन वाली जो भी चीज़ों में डालें हम,
तो आयतन जो है उसका निश्चित होता है। मतलब 1 लीटर हो गया, 2 लीटर हो गया। आयतन को मुख्य रूप से देखा जाए तो लीटर के माध्यम से, मिलीलीटर के माध्यम से नापा जाता है। तो लीटर या मिलीलीटर के रूप में अगर देखा जाए तो द्रव का एक निश्चित मेजरमेंट होता है, लेकिन न ही उसका आकार, नहीं उसकी आकृति, ये दोनों चीजें जो होती हैं उसमें निश्चित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि द्रव को जिस पदार्थ में हम क्या कर देंगे, उसको डाल देते हैं, तो द्रव जो होता है वो उसी पदार्थ का आकृति या आकार को ले लेता है। अगर हम मान लीजिए किसी भी द्रव को बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी में उसी का आकार रूप ले लेता है। अगर हम उसको गिलास में डालते हैं तो गिलास के रूप में ही आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो द्रव का कोई ना आकार ना आकृति, ये दोनों निश्चित नहीं होते हैं, तो उनको हम कहते हैं द्रव। तीसरा है गैस। गैस का जो होता है, इन दोनों में से किसी भी चीज का जो है, जैसे आकार हो, आकृति हो और आयतन, इन तीनों चीजों को जो है हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसका निश्चित होता है। मतलब आकार, आकृति और आयतन, आयतन ये तीनों निश्चित नहीं होते हैं, ये तीनों निश्चित नहीं होते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गैस का नहीं आकार, नहीं आयतन, नहीं आकृति, ये तीनों चीजें निश्चित नहीं होती है। इसलिए इसको हम किसी भी चीज में डालेंगे वो किसी भी आकृति में ग्रहण कर लेता है। कोई भी आकृति को ये स्वरूप ले लेता है, और जितने ज्यादा क्षेत्र रहेंगे उतने ज्यादा क्षेत्र में ये फैल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका नहीं कोई आकार, नहीं का आकृति, नहीं आयतन, ये तीनों निश्चित नहीं होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को जिसका आकार, आयतन और आकृति तीनों निश्चित नहीं होती है, तो उसको हम कहते हैं गैस। मतलब ये कि भौतिक रूप से अगर देखा जाए तो पदार्थ को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है, ठोस के रूप में, द्रव के रूप में और गैस के रूप में। ठोस के रूप में उसको कहते हैं जिसका आकार, आयतन और आकृति तीनों निश्चित होगा, उसका कोई ना कोई निश्चित मेजरमेंट किया जा सकता है, तो उसको कहते हैं हम ठोस। दूसरा है द्रव, जिसका आकार और आकृति जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, तो इसको कहते हैं द्रव। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो पानी, पानी एक प्रकार का द्रव है। दूध, दूध एक प्रकार का द्रव है। तेल, तेल एक प्रकार का द्रव है। अगर ठोस की बात करें हम, तो यहाँ ठोस में हो जाता है लोहा हो गया, सोना हो गया, है ना, ये हो गया, और लकड़ी हो गया। ये जो पदार्थ है लकड़ी, ये ठोस के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस रूप में होते हैं। हमारे घरेलू उपयोगी वस्तुएं, कुर्सी, टेबल, पंखा, ये सब जितने भी हैं सबके सब ठोस होते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण में। रासायनिक वर्गीकरण के रूप में अगर देखा जाए तो पदार्थ को मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ उस पदार्थ को कहा जाता है जिसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो एक निश्चित पार्टिकल्स के आपस में मिलने से ही उसका निर्माण होता है। मतलब ये कि उसमें किसी तीसरे नए तरह के पदार्थों, दूसरे नए तरह के पदार्थों की मिलने की आवश्यकता नहीं होती है। वो मुख्य रूप से देखा जाए तो एक ही तरह के बहुत सारे पदार्थों, निश्चित तरह के पदार्थों से आपस में मिल करके बनते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो शुद्ध पदार्थ को भी 2 कैटेगरियों में बांटा गया है। एक होता है तत्व, जिसको हम एलिमेंट्स का नाम देते हैं। दूसरा होता है यौगिक, जिसको हम कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो जो तत्व होता है ये एक ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही परमाणुओं के आपस में क्या करते हैं, मिलने से बनते हैं। एक ही परमाणुओं के आपस में मिलने से बनती है। यानी अगर एक ही तरह के परमाणु उसमें पदार्थ में पाए जाते हैं तो उसको हम शुद्ध पदार्थ के कैटेगरी में मानते हैं, और उस शुद्ध पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, और इसके अलावा मान के चलिए ऑक्सीजन हो गया, इत्यादि जितने भी होते हैं सब के सब एक प्रकार के क्या है, तत्व होते हैं, जो कि मुख्य रूप से रासायनिक पदार्थों में गिनती आते हैं। तो ये सभी जितने भी पदार्थ होती हैं इन सभी में सभी एक ही तरह के इसमें
परमाणु पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एक तत्व है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन जो होता है उसमें पाए जाने वाले जितने भी पार्टिकल्स या कण होंगे वो सब के सब हाइड्रोजन के ही रहेंगे। उसी तरीके से अन्य तत्वों के भी जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे सब उसी में वैसे ही रहेगा। उसके अलावा यौगिक की बात करें तो यौगिक जो होता है ये तत्व के बाद आने वाला दूसरा शुद्ध पदार्थ होता है जिसमें एक से अधिक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन वो भी निश्चित रूप से मिलाने पर आपस में मिलते हैं। यानी कि दो या अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिला देने पर, निश्चित अनुपात में मिलने से निर्माण होता है उसका। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमको यौगिक का निर्माण करना हो तो यौगिक में पाए जाने वाले जितने भी तत्व होते हैं उनको एक निश्चित अनुपात में ही मिलाएंगे तभी निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो पानी की बात करें जिसको हम लोग H2O के नाम से जानते हैं। H2O जो होता है वो पानी को कहते हैं। H2O में H और O अलग अलग तत्व होते हैं। H मतलब हाइड्रोजन और O मतलब ऑक्सीजन, ये दोनों के आपस में मिलने से बनते हैं और इन दोनों के तत्वों को आपस में 2:1 के रूप में मिलाने पर ही इसका निर्माण होता है। अगर हम इसके अनुपात को चेंज कर देंगे तो वो जो है द्रव के रूप में ना हो करके कुछ दूसरा पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। तो हम अगर निश्चित अनुपात में जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तभी जल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अगर यौगिक का निर्माण करना होगा तो दो या दो से अधिक तत्वों की आवश्यकता होती है, परंतु इन तत्वों को आपस में क्या कर सकते हैं, निश्चित रूप से ही मिला करके आपस में बना सकते हैं, तब कहीं जा करके यौगिक का निर्माण होता है। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे उदाहरण होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ग्लूकोज हो गया। इन सभी तत्वों इन यौगिकों को निर्माण करने के लिए भी एक से अधिक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन वो निश्चित अनुपात में मिलने से ही उसका निर्माण होता है। अब दूसरा अगला जो है अशुद्ध पदार्थ में गिनती आता है जिसको हम मिश्रण का नाम देते हैं। तो जो मिश्रण होता है ये ठीक इस यौगिक का उल्टा होता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि मिश्रण के निर्माण करने के लिए हमको दो या दो से अधिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु वो पदार्थ जो होते हैं किसी भी अनुपात में हम मिला करके उसको बना सकते हैं। अर्थात अगर अनिश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक पदार्थों को या तत्वों को आपस में मिला देते हैं तब बनने वाला नया जो पदार्थ होता है वो होता है मिश्रण। अब वो जो है अशुद्ध पदार्थ में गिनती आती है। अगर मिश्रण की बात करें तो मिश्रण को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि ऐसे मिश्रण यानी कि ऐसे अशुद्ध पदार्थों का बना हुआ मिश्रण जिसमें उसमें पाए जाने वाले जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो भले अलग अलग रहेंगे लेकिन एक ही स्वरूप में दिखने वाले होते हैं, तो उसको कहते हैं समांगी मिश्रण। जबकि विषमांगी मिश्रण का मतलब होता है कि एक से अधिक पार्टिकल्स उसमें अनिश्चित रूप से मिलेंगे, लेकिन उस पार्टिकल्स में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सब के सब अनिश्चित रूप से रहते हैं और अलग अलग स्वरूप वाले होते हैं जिसको हम देख करके आसानी से पहचान सकते हैं। तो अगर समांगी मिश्रण की बात करें तो जैसे पानी में अगर हम नमक और शक्कर दोनों का जो घोल बना हुआ होता है वो पानी में मिला करके बनाने से बना हुआ घोल जो होता है समांगी मिश्रण होता है। ये मिश्रण कहलाता है समांगी रूप से, जो कि एक रूप में दिखाई देने वाले होते हैं, एक स्वरूप में सभी पता नहीं कर पाएंगे कि उसमें कौन उसमें जो है नमक कहाँ गया और शक्कर कहाँ गया। तो इस तरीके से एक स्वरूप में दिखने वाले होते हैं। जबकि विषमांगी मिश्रण का सबसे बड़ा उदाहरण होता है कि अगर हम नमक में शक्कर मिला दें और उसमें कंकड़ पत्थर मिला दे तो बनने वाला जो एक मिश्रण होगा वो क्या होगा, विषमांगी मिश्रण होगा। और उस विषमांगी मिश्रण में हमको नमक, शक्कर और कंकड़ पत्थर सब के सब जो है अलग अलग स्वरूप में दिखाई देते हैं, जिसको हम अलग भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया विषमांगी मिश्रण की बात। और समांगी मिश्रण एक जैसे होते हैं। ये दोनों के दोनों जो है कैटेगरिया वो अशुद्ध पदार्थ में ही गिनती आती है। तो आज के सेशन की अगर बात करें तो आज के सेशन में हमको द्रव्य की प्रकृति के बारे में जानकारी हुई। और ये द्रव्य की प्रकृति में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है, इनकी कौन कौन से उदाहरण होते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी हुई।
अगले सेशन में हम किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके हमारे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। इसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में आसानी से दे सकते हैं। ठीक अगले वीडियो में हम आपको किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।